अरे पूरी रात इज्जत लुटती रही तेरी, अब कौन ब्याह कर लेकर जाएगा तुझे? कमरे में छाई भारी खामोशी नसरीन फूफू की जहरीली आवाज से टूट गई। उनके लहजे में हमदर्दी कम और एक अजीब सी चालाकी ज्यादा थी, जैसे वो किसी सोग में नहीं बल्कि किसी सौदेबाजी के लिए आई हो। अबिया की नजरें उठाकर अपने सामने सोफे पर बैठी उस औरत को देखा जिसके चेहरे पर मसनूई दुख का मास्क चढ़ा हुआ था। अबिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। नसरीन बेगम ने अपनी भारी चादर का पल्लू दुरुस्त किया और अबिया की माँ रजिया बेगम की तरफ मुड़ी, जो दुपट्टे में मुंह छुपाए मुसलसल रो रही थी। भाभी, अब रोने से क्या हासिल? जो होना था वो हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की ज्यादा है, इसे यूनिवर्सिटी की ट्रिप पर अकेले मत भेजो, जमाना बहुत खराब है। मगर मेरी सुनता कौन है? अब देख लिया नतीजा, पूरी रात गायब रही है लड़की। पुलिस, थाना, अस्पताल, हाय हाय, अब मोहल्ले वाले तो बातें बनाएंगे ही। रजिया बेगम ने सिसकियों के दरमियान बमुश्किल कहा, नसरीन आपा, खुदा रहा ऐसी बातें न करे। मेरी बच्ची के साथ हादसा हुआ है, बस खराब हो गई थी उनकी, उसकी सहेलियां जंगल में रास्ता भटक गई थी। पुलिस ने बयान में भी यही लिखा है, उसकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आई। नसरीन बेगम ने हकारत से मुंह बनाया और मेज पर रखी ठंडी चाय की प्याली उठाई। भाभी, तुम कितनी बोली हो यार, क्या बनने की कोशिश करती हो? पुलिस क्या लिखती है और सच क्या होता है ये सब जानते हैं, और ये दुनिया, ये मोहल्ला, ये तंग गलियां, यहाँ सच वो नहीं जो हुआ है, सच वो है जो लोग मान ले। और लोग तो यही कह रहे कि रजिया की बेटी रात भर घर से गायब थी। अब भले वो जंगल में रात भटकती हो या कुछ और हो, माथे पर दाग तो लग गया ना। अबिया की मुट्ठी सख्ती से भींच गई, उसके नाखून हथेली में व्यस्त हो रहे थे। वो जानती थी कि नसरीन पप्पू यहाँ जख्मों पर मरहम रखने नहीं बल्कि नमक छिड़कने आई है। तो आप क्या चाहती हैं पप्पू? अबिया की आवाज धीमी लेकिन स्मार्ट थी। उसने पहली बार जुबान खोली। नसरीन बेगम चौंकी। उन्होंने चाय की प्याली वापस रखी और अबिया को ऊपर से नीचे तक देखा। मैं क्या चाहूंगी बेटा? मैं तो तुम दोनों माँ बेटी की हालत देखकर तड़प उठी थी। सोचा था कि अपना खून है, मुश्किल वक्त में अकेले कैसे छोड़ दूं। अबिया, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अब जो दब्बा लग गया है उसे कोई आम पानी नहीं धो सकता। इन गलियों में अब कोई शरीफ घराना तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आएगा। रजिया बेगम ने नसरीन की तरफ देखा। आपा, ये आप क्या कह रही है? मेरी बच्ची पाक दामन है, अल्लाह देख रहा है। अरे भाभी, अल्लाह तो देख रहा है मगर ये माशरा अंधा है। नसरीन बेगम थोड़ा आगे को झुकी, उनकी आंखों में मतलब परस्ती की चमक वाज़ेह थी। देखो, मैं साफ बात करने की आदी हूँ। इस वाकये के बाद अबिया का रिश्ता कहीं और होना नामुमकिन है। लोग सोच रहा कि बातें करेंगे, लेकिन मैं तो अपनी, जमशेद मेरा बेटा है, हाँ थोड़ा लाडला है, अभी कोई बड़ा काम नहीं करता मगर दिल का साफ है। मैं सोच रही थी कि हम इस वाकये पर मिट्टी डालें और बिहा का निकाह जमशेद से कर दें। घर की बात घर में रह जाएगी और तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी। कमरे में एक लम्हे के लिए सुनाटा छा गया। रसिया बेगम हैरत से नसरीन का मुंह तकने लगी। वो जमशेद को जानती थी, मोहल्ले का सबसे आवारा, नालायक और बदतमीज लड़का, जो सारा दिन गलियों के नुक्कड़ पर खड़ा पान चबाता रहता था और जिसकी तालीम भी वाजबी सी। अबिया के होठों पर एक तलक मुस्कुराहट उभरी। ओह, तो ये बात है, आप मेरी बदनामी का मातम करने नहीं बल्कि उसका फायदा उठाने आई हैं। नसरीन बेगम का रंग कदरे फक हुआ, लेकिन वो फौरन संभल गई। फायदा? अरे कमबख्त लड़की, मैं तेरी इज्जत ठेकने आई हूँ। जमशेद जैसा भी है, मर्द है, तुझे अपना नाम देगा, वरना सोच ले सारी उम्र बाप की चौखट पर बैठी रहेगी और लोग आते जाते ताने देंगे। अबिया अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक अजीब सी तपिश थी। फूफो, इज्जत किसी मर्द के नाम से नहीं होती, अपने किरदार से होती है, और मेरा किरदार शीशे की तरह शफाफ है। अबिया ने ठहरे हुए लहजे में कहा। रहा सवाल जमशेद का, तो वो नालायक, निकम्मा और जाहिल इंसान है जो अपनी माँ के टुकड़ों पर पलता है। नसरीन बेगम गुस्से से खड़ी हो गई। जुबान संभाल कर बात कर लड़की, मैं तो तेरा भला सोच रही थी। जुबान गज भर लंबी है, ऐसी लंबी जुबान को कौन कबूल करेगा? मुसीबत में नहीं है पप्पू, आजमाइश में हूँ। अबिया ने उनकी बात काटी। और अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि जमशेद से शादी कर लो। जिस लड़की को अपनी जिंदगी का कोई होश नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? आपको लगता है कि एक हादसे की खबर उड़ने से मैं इतनी सस्ती हो गई हूँ कि अकोड़ियों के भाव खरीदने आ गई? रजिया बेगम ने डरते हुए बेटी का बाजू पकड़ा। अबिया चुप कर जा, तेरी पप्पू है। नहीं अम्मा, आज चुप रही तो ये समझेंगे कि मैं वाकई कसूरवार हूँ। अबिया ने माँ का हाथ नरमी से हराया और नसरीन बेगम की आंखों में आंखें डालकर बोली, आप अपने बेटी के लिए कोई और ढूंढे। मैंने यूनिवर्सिटी में मेहनत इसलिए नहीं की कि डिग्री लेकर किसी नकम्मे के साथ जिंदगी बर्बाद कर दूं। मुझे अपनी सच्चाई पर भरोसा है और अल्लाह पर भी। नसरीन बेगम का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उनका तीर निशाने पर नहीं लगा था। वो तो समझ रही थी कि दबाव में आकर माँ बेटी फौरन हाँ कर देंगी और उन्हें मुफ्त में पढ़ी लिखी बहू मिल जाएगी जो कमाकर उनकी बेटी को भी खिलाएगी। बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी यूनिवर्सिटी जाकर। नसरीन बेगम ने अपना पर्स उठाया। मैं तो हमदर्दी करने आई थी, जूतियां खाने नहीं। ठीक है ना कर शादी, बैठी रही बूढ़ी होकर। मैं भी देखती हूँ कौन आता है तेरे इस दरवाजे पर। वो देसी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दहलीज पर पहुंचकर वो रुकी, मुड़ी और एक आखिरी बार किया, अरे देख लूंगी इन तंगलियों में कौन सा शहजादा तुझे लेने आएगा। जिस लड़की का नाम एक बार थाने कचहरी में उछल जाए उसे शरीफ लोग घर की बहू नहीं बनाते, याद रखना मेरी बात। उन्हें खुद से कहकर पैर पटकते हुए चली गई।
दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हुआ और कमरे में गिर्द के जर्रात हवा में रक्स करने लगे। रज़िया बेगम फूट फूट कर रो पड़ी। ये क्या किया तूने अबिया? वो नाराज होकर चली गई। अब खानदान में क्या मुंह दिखाएंगे? अबिया वापस सोफे पर बैठ कर माँ के कांपते हाथों को अपने हाथ में ले लिया। अम्मा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तो मुंह क्यों छुपाए? और अगर खानदान वालों को सिर्फ जमशेद जैसे लोग ही हमारे लिए मुनासिब लगते हैं तो मुझे ऐसे खानदान की परवाह नहीं है। अगर बेटी दुनिया बातों से चीनी नहीं देगी, नसीन अब आप पूरे शहर में बात फैलाएगी। फैलाने दे अम्मा, झूठ के पाँव नहीं होते। अबिया ने माँ के आंसू पूछे। हालांकि उसके अपने अंदर एक तूफान बढ़ा था। मेरा रब जानता कि मैं पाक हूँ और रिस्क और नसीब नसीन फूफो के हाथ में कि अल्लाह के हाथ में। आप बस हौसला ना हारे। रज़िया बेगम ने बेटी को गले लगा लिया और बाहर गली से गुजरते किसी रिक्शे का शोर आ रहा था और कहीं दूर से अजान की आवाज गूंजने लगी थी। अबिया ने आंखें बंद कर ली। ये जंग अभी शुरू हुई थी। नसरीन फूफो तो बस पहला हमला थी। उसे अंदाजा था कि आगे रास्ता बहुत कठिन है, मगर उसने तय कर लिया था कि वो सर नहीं झुकाएगी। उसने गहरी सांस ली और दिल ही दिल में खुद से अहद किया कि शहजादा आए ना आए, अपनी जिंदगी की रानी खुद बनूंगी। अबिया के वालिद असलम साहब का साया उसके सर से बचपन में ही उठ गया था। तब अबिया को मुश्किल 5 बरस की थी। रज़िया बेगम ने सिलाई मशीन पर लोगों के कपड़े सीकर अबिया को पाला था। अबिया जानती थी कि उसकी माँ ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, शायद इसीलिए वो वक्त से पहले बड़ी हो गई थी। मोहल्ले की उसी छोटे से खस्ता हाल मकान में अबिया किताबों में सर्दी बैठी रहती। वो ज़हीन थी इतनी कि सरकारी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक उसने हमेशा स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल की, लेकिन घर का खर्च चलाना अकेली बूढ़ी माँ के बस की बात नहीं थी। इसलिए अबिया यूनिवर्सिटी से वापसी पर मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। शाम का वक्त था, सहन में चारपाई पर बच्चे बैठे सबक याद कर रहे थे। जब अबिया ने आखिरी बच्चे की कॉपी चेक करके बंद की। शाबाश, कल याद करके आना वरना छुट्टी नहीं मिलेगी। अबिया ने मुस्कुराकर छोटे से बच्चे को कहा। बच्चे के जाने के बाद रज़िया बेगम किचन से चाय लेकर आई। थक गई होगी मेरी बच्ची, ले चाय पी ले। रज़िया बेगम ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। अम्मा, आप क्यों तकलीफ करती है, मैं खुद बना लेती। अबिया ने काफिया समेटते हुए कहा। अरे कैसी तकलीफ, सारा दिन तो तुम मेहनत करती है, कभी यूनिवर्सिटी कभी ये बच्चे। कभी कभी सोचती हूँ तेरे पास जिंदा होते तो तुझे यूं धक्के ना खाने पड़ते। रज़िया बेगम की आंखों में नमी ठहरने लगी। अम्मा, फिर वही बात है, मैं खुश हूं ना। और सुने, एक खुशखबरी है। अबिया की आंखों में चमक आ गई। क्या हुआ, कोई रिजल्ट आया क्या? हाँ अम्मा, सेमेस्टर में फिर फर्स्ट पोजीशन आई है मेरी, और यूनिवर्सिटी वाले तमाम पोजीशन होल्डर्स को इनाम के तौर पर नारायण कगान की ट्रिप लेकर जा रहे हैं। पूरा हफ्ता कमाएंगे, वो भी मुफ्त में। रज़िया बेगम के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक साया भी लहराया। ट्रिप यानी शहर से बाहर? हाँ माँ, बहुत मजा आएगा। मेरी सारी सहेलियां जा रही हैं, सना, मारिया, किरण सब जा रही है, मैं भी जाऊंगी। अबिया ने माँ का हाथ पकड़कर बच्चों की तरह जिद की। रज़िया बेगम खामोश हो गई। उनके माथे पर फिक्र की लकीरें गहरी हो गई। बेटा तुम जानती हो ना, हम अकेली औरतें हैं, तेरे कोई भाई नहीं, बाप नहीं। जमाना बहुत खराब है, यूं जवान लड़की को इतनी दूर अकेले भेजना मेरा दिल नहीं मानता। अब मैं अकेली कहाँ हूँ, पूरी यूनिवर्सिटी की बस होगी, टीचर्स होंगे, वार्डन्स होंगे। हमारी मैडम रिफत भी साथ जा रही है, अब तो जानती है ना उन्हें। जानती तो हूँ, मगर रज़िया बेगम हिचकिचाई। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? वैसे भी लापा तो वो गली छोड़ कर रहती है, तुझे पता नहीं उनकी जुबान का, हर वक्त डोर पे लगी रहती है। कहेंगी बाप मरा और लड़की सह सपाटे कर रही है। अबिया का चेहरा उतर गया। अम्मा, लोगों का काम है बातें करना, अगर मैं लोगों के डर से जीना छोड़ दूं फिर तालीम भी छोड़ देती हूँ। मैंने ट्यूशन के पैसों से अपनी पॉकेट मनी जमा की है, मुझे कभी कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला, प्लीज अम्मा मना ना करें। बेटी का उतरा चेहरा और हसरत भरी आवाज रज़िया बेगम से देखी न गई। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर हाथ भी बढ़ ली। अच्छा बाबा, चली जाना, मगर वादा कर हर वक्त फोन पर राब्ता रखेगी और अपनी मैडम के साथ साथ रहेगी। अबिया खुशी से उछल पड़ी। वादा अम्मा, पक्का वादा। मुकर्रर वक्त पर भी अपने छोटे से बैग को पैक करने के साथ तैयार थी। रज़िया बेगम ने उसे आयतर कुर्सी भरकर फूंकी और दरवाजे तक छोड़ गई। बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए वो खुद साथ थी। जब बस चली तो अबिया ने खिड़की से हाथ हिलाया। उसे क्या मालूम था कि ये खुशी का सफर वापसी पर एक आजमाइश बन जाएगा। 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे। अबिया ने पहली बार पहाड़ देखे, बर्फ देखी और लम्हा माँ को फोन करके बता दी। लेकिन वापसी के सफर पर बदकिस्मती मुंतज़िर थी। रात का वक्त था, बस पहाड़ी रास्ते से नीचे उतर रही थी कि अचानक एक जोरदार झटका लगा और बस रुके। क्या हुआ? लड़कियों की गुजर शुरू हो गई। ड्राइवर नीचे उतरा, थोड़ी देर बाद सर खुजाता वापस आया। बाजी, बस का एक्सल टूट गया, या ठीक नहीं हो सकता। मैडम रिफत घबरा कर बोली। क्या मतलब ठीक नहीं हो सकता? रात के 10 बज रहे हैं, हम सुनसान सड़क पर लड़कियों को लेकर कैसे खड़े रह सकते हैं? मैडम जी, पीछे से दूसरी बस मंगवानी पड़ेगी, उसमें कम से कम 6-7 घंटे लगेंगे, तब तक ये रुकना पड़ेगा। बस में मौजूद लड़कियों में खौफ की लहर दौड़ गई। बाहर गुप्पन दे रहा था और दोनों तरफ जंगल। मोबाइल सिग्नल्स भी गायब हो चुके थे। अबिया ने बार बार अपना फोन चेक किया। सिग्नल नहीं आ रहे यार, अम्मा परेशान हो रही होंगी। उसने मारिया से कहा। मेरी भी अम्मी की कॉल आ रही थी, कट गई, अब वो डर जाएंगी। मारिया भी रूहान से हो रही थी। वो रोबज़े क़यामत की रात थी। सारी लड़कियां बस के अंदर सहम कर बैठी रही। बाहर जंगली जानवरों की आवाजें और सनसनाहट थी।
हर गुजरता लम्हा सदियों जैसा लग रहा था। अबिया का दिल माँ के बारे में सोचकर डूब रहा था, जो यकीनन दरवाजे पर आंखें बिछाई बैठी होंगी। सुबह के 5 बजे दूसरी बस पहुंची। जब वो लोग वहां से निकले और शहर पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। जब अबिया अपनी गली में दाखिल हुई तो माहौल बदला बदला लगा। गली के नुक्कड़ पर बैठे हुए लड़कों ने उसे देखकर अजीब सी मायने खेज मुस्कुराहटों का तबादला किया। वो तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ी। रास्ते में नसीम फुप्पो का घर आता था। नसीम फुप्पो अपने दरवाजे पर खड़ी सब्जी वाले से बहस कर रही थी। अबिया को देखते ही चुप हो गई। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। अबिया ने आदतन सलाम किया। नसीम बेगम ने जवाब देने की बजाय से ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर अपनी पड़ोसन शकीला की तरफ मुड़कर बुलंद आवाज में बोली ताकि अबिया सुन ले। देख रही हूँ शकीला, शरीफों की बेटियां रात रात पर घर से गायब रही, तो माँ को नींद कैसे आती है? हम तो भाई पुराने जमाने के लोग हैं। बेटी सूरज छुपने के बाद घर से बाहर हो तो जान निकल जाती है। यहाँ तो पूरी रात का मामला है। अबिया के कदम वहीं जम गए। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से सुर्ख हो गया। वो बिना कुछ के तकरीबन भागती अपने घर पहुंची। घर का दरवाजा खुला था और रज़िया बेगम चाय नमाज पर बैठी रो रही थी। अबिया को देखते ही दौड़कर उससे लिपट गई। कहाँ रह गई थी तू? फोन क्यों नहीं मिल रहा था? मैं तो मरी गई थी अबिया। मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही थी, तुझे अंदाजा भी है? अबिया ने रोते हुए माँ को सारी तफसील बताई। बस खराब होने का वाकया, सिग्नल का न होना, जंगल में रात गुजारना। रज़िया बेगम ने बेटी बात का यकीन तो कर लिया, मगर वो जानती थी कि ये दुनिया यकीन नहीं करेगी। और वही हुआ। अगले 2 दिनों में नसरीन फुप्पो ने मोहल्ले में खबर आग की तरह फैला दी। अरे बहन, कौन सा हादसा? बस खराब हुई थी या नियत? आजकल की लड़कियां वहां नहीं ढूंढती हैं। और अगर बस खराब हुई भी थी तो पूरी रात सड़क पर कैसे गुजरी? पुलिस का कोई चक्कर ना हो गई? मैं तो कहती हूँ दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। रसिया तो बोली है, बेटी की बातों में आ गई, मगर हमने तो बाल धूप में सफेद नहीं किए। ये बातें जब जमशेद के कानों में पड़ी तो वो तो फौरन माँ के पास पहुंचा। जमशेद नसरीन का इकलौता और लाटा बेटा, जिसका काम सिर्फ गलियों में आवारागर्दी करना, जुआ खेलना और माँ से पैसे मांगना था। अम्मा, ये बिया वाली बात क्या हो रही है? जमशेद ने मुंह में पान दबाते पूछा। नसीम बेगम चारपाई पर बैठी चावल चुन रही थी। उन्होंने ऐनक के ऊपर से बेटे को देखा। वही जो तू सुन रहा है, रात पर गायब थी मैडम। अब भले कुछ हो या ना हो, नाम तो बदनाम हो गया ना। जमशेद की आंखों में चमक आई। अम्मा, लड़की तो वो कमाल की है, खूबसूरत भी और पढ़ी लिखी भी। मैं सोच रहा था कि क्यों ना। नसरीन बेगम ने बेटे की बात समझ ली और मुस्कुरा दी। मैं भी यही सोच रही थी जमशेद। देख, सीधे तरीके से तू मगरूर लड़की तुझे कभी घास ना डालती। मास्टर्स कर रही है और तू 10वीं फेल, लेकिन अब बाजी हमारे हाथ में है। वो कैसे अम्मा? अरे बुद्धू, अभी उससे कोई शरीफ खानदान वाला शादी तो करेगा नहीं। डॉक्टर लड़की को आखिर कौन घर लेकर जाता? रज़िया अब दबाव में होगी। उसे डर होगा कि बेटी घर में बैठी रहेगी। बस यही मौका है, हम रिश्ता लेकर जाएंगे। रज़िया को लगेगा कि हम एहसान कर रहे हैं। मुफ्त में पढ़ी लिखी बहू मिलेगी जो कमाती भी है और घर का काम भी करेगी। तेरा तो खर्चा भी वही उठाएगी। जमशेद ने खुश होकर माँ के हाथ पर ताली मारी। वाह अम्मा, मान गया तेरी अकल को। तो फिर कब जा रही हो? अभी इसी वक्त। लोहा गर्म है, चोट अभी मारनी होगी। रज़िया भी रो धो रही होगी। ऐसे मुझसे दबोचना आसान होगा। नसीम बेगम ने अपनी चादर संभाली, चेहरे पर मसनूई हमदर्दी का नकाब चढ़ाया और रज़िया बेगम के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उन्हें शकीला मिल गई। अरे नसरीन बहन, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? बस बहन, रज़िया के घर जा रही हूँ। सुना बच्ची वापस आ गई है, तो सोचा जाकर पता तो करूं कि रात कहाँ गुजरी। फिर यतीम बच्ची है, हम अपनों ने सहारा नहीं देना तो कौन देगा? नसरीन ने वकाराना अंदाज में कहा और आगे बढ़ गई। शकीला उन्हें जाते देखती रही और बुड़बड़ाई। अल्लाह खैर करे। नसरीन के पेट में मरूर तभी उठते हैं जब इसका कोई अपना फायदा हो। रज़िया की खैर ने। नसरीन पप्पू जब अबिया के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से रज़िया की रोने की आवाजें आ रही थी। नसरीन के होठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। खोल दरवाजा रज़िया, मैं हूं, तेरी नसरीन आपा। और यूं नसरीन ने अबिया की इज्जत का सौदा करने की कोशिश की, मगर वो ये नहीं जानती थी कि अबिया कोई मामूली लड़की नहीं है, कि वो हालात के आगे झुकने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी। यूनिवर्सिटी के गेट का अबूर करते अबिया के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। पूरा एक हफ्ता वो घर में कैद रही थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बीमार थी या थकी हुई थी, बल्कि इसलिए कि उसे बाहर की दुनिया का सामना करने से वहशत हो रही थी। आज सुबह को भी रज़िया बेगम ने उसे बहुत दुआएं देकर रुखसत किया, मगर उसकी आंखों में छुपा डर अबिया से छुपा नहीं था। वो नजरें झुकाए कॉरिडोर से गुजर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हज गुजरने वाला तालिब इल्म उसी को देख रहा हो, उसी के बारे में बातें कर रहा हो। हालांकि ये सिर्फ उसका वहम था। यूनिवर्सिटी के हुजूम में किसी फुर्सत थी कि वो एक मामूली सी लड़की के गायब होने पर तहकीक करता, या तो सब अपनी मस्ती में मगन थे। अबिया, अरे अबिया, यहाँ। कैंटीन के पास वाले लॉन से एक जानी पहचानी आवाज आई। अबिया ने मुड़कर देखा तो घास पर बिछी बेंच पर मारिया और सना बैठी हुई थी। अबिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो उनकी तरफ बढ़ गई। यार तुम कहाँ गायब थी पूरी 7 दिन? मारिया ने उसे देखते शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। हमने कितना फोन किया, फोन भी तेरा बंद था, सब खैरियत तो थी ना? अबिया ने कंधे से बैग उतारकर बेंच पर रखा और लंबी सांस ली।
यहाँ कर उसे थोड़ा सुकून मिला था। ये वो लोग थे जो उसे जज नहीं करते थे। बस यार कुछ मत पूछ, वो ट्रिप वाली रात उसे जिंदगी अजाब बना दिया। अभिया ने धीमी आवाज में कहा बैठ के, क्यों, क्या हुआ, घर में से डांट पड़ी क्या? सना ने फिक्रमंदी से पूछा। आज सिर्फ डांट होती सना। अभिया की आंखें नम हो गई। तुम लोगों को पता है कि बस खराब हुई थी। हम सब लड़कियां थी, टीचर्स थी, मगर मेरे मोहल्ले के लिए कहानी काफी नहीं थी। और तो ये मशहूर हो गया कि मैं रात भर वो जुमला मुकम्मल ही न कर सकी और आवाज रुंध गई। मारिया ने हैरत से मुंह पर हाथ रख लिया। ये क्या बकवास है, लोग इतने घटिया कैसे हो सकते हैं? लोगों की सोच वहीं तक जाती है मारिया जहां उनकी अपनी औकात होती है। अभिया ने तल्खी से कहा, मेरे मोहल्ले में मेरी फूफो रहती है, नसीम बेगम। उन्होंने तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया कि अभिया खराब हो गई है, और तो परसों वो मेरे घर रिश्ता लेकर आ गई। रिश्ता किसका? सना ने हैरत से पूछा। ये तो अच्छी बात है ना, अगर वो इस सिचुएशन में सपोर्ट कर रही है। अभिया ने तंजिया हंसी हंसी। सपोर्ट? सना तुम मेरी फूफो को नहीं जानती। वो सौदा करने आई थी, अपने बेटे जमशेद का रिश्ता लाई। वो जमशेद जो गली के नुक्कड़ कर खड़ा होकर आती जाती लड़कियों को उतारता है, जो 10वीं फेल है और जुआ खेलता है। वो कह रही थी कि मेरी इज्जत पर दाग लग गया है तो जमशेद मुझ पर एहसान करके शादी कर लेगा। ओह माय गॉड। मारिया गुस्से से लाल हो गई। इतनी हिम्मत? तुमने क्या कहा फिर? मैंने वही कहा जो एक बेटी को कहना चाहिए था। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं कवारी मर जाऊंगी मगर अपनी इज्जत का सौदा उस नकम्मे के साथ नहीं करूंगी। अभी ने सर झुका लिया और घास के तिनके नोचने लगी। मगर यार बहुत मुश्किल है, माँ सारा दिन रोती रहती है। गली से गुजरना महाल हो गया था। मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी आते हुए भी डर लग रहा था कि यहाँ भी बात ही न पहुंच जाए। वो तीनों लड़कियां बातों में इतनी मगन थी कि उन्हें खबर ही ना हुई कि उनके पीछे क्यारियों की तरफ दूसरी तरफ एक मजबूत और भावाकार साया साकित खड़ा था। वो यूनिवर्सिटी के नए प्रोफेसर वली शाह थे। वली शाह भी अपनी क्लास खत्म करके स्टाफ रूम की तरफ जा रहे थे कि लॉन की तरफ से आती हुई आवाज ने उनके कदम रोक दिए। वो रुकना नहीं चाहते थे कि किसी की बातें सुनना उनकी तरबियत के खिलाफ था, लेकिन जब कानों में जमशेद साहब और सौदा जैसे अल्फाज पड़े तो बेइख्तियार वहीं ठहर गए। वली शाह का ताल्लुक मुल्तान के एक बेहद पासर अमीर और गदी नशीन रसीद कराने से था। उनकी शख्सियत में एक अजीब सा रूप और वकार था। 6 फीट का कद, गंदमी रंगत से आंखें जिसमें बला की जहानत और संजीदगी थी। वो महंगे 3 पीस सूट में मलबूस, हाथ में चमड़े का बैग लिए, काली कलाई पर महंगी घड़ी बांधे। वो सिर्फ नाम के शाह नहीं थे, उनका अंदाज भी शाहाना था। उन्हें पढ़ाने का शौक था, वरना उनके खानदान की जमीनें और कारोबार इतना था कि 7 नस्लें बैठकर खा सकती थी। वो यहाँ हाल ही में तैनात हुए थे और बहुत कम वक्त में अपनी काबिलियत और शानदार शख्सियत की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो गए थे। मगर उस वक्त वो प्रोफेसर वली शाह नहीं बल्कि बस एक इंसान थे जो कयारी की आड़ में खड़ा एक लड़की का दुख सुन रहा था। उन्होंने अबीहा को फौरन पहचान लिया था। कैसे ना पहचानते, क्लास के पहले ही दिन 100-150 तलबा का हुजूम था। वली शाह की नजर अबीहा पर ठहर गई थी। वो बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। चेहरे पर ना मेकअप की तहें, ना फैशन की भरमार, सादा सी शलवार की, कंधे पर दुपट्टा और आंखों में एक ऐसी हया और जहानत जिसने वली शाह जैसे संजीदा शख्स को भी मुतवज्जा कर दिया था। वली शाह ने देखा कि क्लास में हमेशा पिछली नशिस्तों पर बैठे थे, सवालात के बेहतरीन जवाब देती थी और क्लास खत्म होती ही सर झुकाकर बाहर निकल जाती थी। उसकी सादगी में एक ऐसी कशिश थी जिसने वली शाह के दिल के तार छेड़ दिए थे। वो खुद को समझाते कि उनकी स्टूडेंट है, लेकिन दिल की अदालत में दलीलें नहीं चलती। और आज उसी लड़की की आवाज में जो कर्ब था वो वली शाह के दिल को चीर रहा था। तो अब तुम क्या करोगी भैया? मारिया की आवाज आई। वली शाह ने सांस रोकर अबिया का जवाब सुनने का इंतजार किया। करना क्या है? अबिया ने सर उठाया। उसकी आवाज में एक अज़्म था। मैं पढ़ूंगी, मैं इतना पढ़ूंगी, इतना कामयाब बनूंगी कि उन लोगों के मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। नसरीन फूफो समझती है मेरी हिम्मत तोड़ देंगी, मगर वो नहीं जानती कि मैंने टूटना सीखा ही नहीं। मैं साबित करूंगी कि इज्जत किसी के तानों से नहीं, इंसान के अपने किरदार से बनती है। वली शाह के होंठों पर एक सताइशी मुस्कुराहट उठी थी। बहादुर लड़की, उन्होंने दिल में सोचा। उनका दिल चाह के भी आगे बढ़े उन सबको लोगों को सजा दी जिन्होंने उस मासूम लड़की को तकलीफ दी थी। वली शाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मुल्तान से लेकर यहाँ तक उनके खानदान का असर और सुख इतना था कि वो चुटकी बजाते ही किसी भी जिंदगी बदल सकते थे। लेकिन वो जानते थे कि अभी यह एक खुददार लड़की और किसी की खरात या मदद नहीं देगी। अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती है, और यही बात वली शाह को उसका दीवाना बना गई थी। तुम फिक्र ना करो भैया, सना ने इसका हाथ दबाया, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और वैसे भी ये वक्त गुजर जाएगा। हाँ गुजर तो जाएगा। अबिया ने एक लंबी सांस ली और खड़ी हो गई। चलो क्लास का टाइम हो रहा है, आज वली सर की क्लास है, वो लेट आने वालों को पसंद नहीं करते। वली शाह चौंके। उन्होंने घड़ी देखी। हाँ की क्लास का वक्त हो चुका था। वो फौरन वहां से हट गए। इससे पहले कि लड़कियां उन्हें देख रही थी। वो लंबे लंबे डग पड़ते कॉरिडोर की तरफ बढ़े, मगर उनका दिमाग अबिया की बातों में उलझा हुआ था। स्टाफ रूम में जाकर उन्होंने पानी का गिलास पिया। उनके जहन में जमशेद का नाम अटका हुआ था। जमशेद, उन्होंने ज़ेरे लब दोहराया।
कैसी जुर्रत है इसकी। उनकी आंखों में एक सर्द गुस्सा था। वली शाह अपनी चीजें और अपने लोगों के मामले में बहुत पॉजेसिव थे। वो न जाने क्यों आज उन्हें महसूस हुआ कि अबिया सिर्फ उनकी स्टूडेंट नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी है। फाइल उठाकर क्लासरूम की तरफ चले। जब वो क्लासरूम में दाखिल हुए तो हस्बे मामूल खामोशी छाई हुई थी। तलबा एहतराम से खड़े हो गए। वली शाह ने इशारे से सबको बैठने का कहा। उनकी नजरें गैर इरादी तौर पर पहली कितार की तरफ उठी। वहां बिया बैठे थे। चेहरा थोड़ा जर्द था, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उसके हाथ में कलम मजबूती से थमा हुआ था और वो नोट्स लेने के लिए तैयार थी। वली शाह के दिल में उसके लिए इज्जत मजीद बढ़ गई। आज हम अदब और समाज के ताल्लुक पर बात करेंगे। वली शाह ने अपनी भारी और पुरवकार आवाज में लेक्चर का आगाज किया। पढ़ाने के दौरान उन्होंने एक जुमला कहा जो बज़ाहिर सबके लिए था, मगर उनकी नजरें एक पल के लिए बिहा पर टिकी। याद रखे, मुआशरा आप पर पत्थर फेंकेगा, उसका काम है, लेकिन उन पत्थरों से आप दीवार बनाते हैं, ये पुल, ये आपका फैसला है। किरदार की मजबूती वो वाहिद चीज है जिसे कोई तूफान नहीं गिरा सकता। पूरी क्लास खामोशी से सुन रही थी, लेकिन अबिया ने चौंक कर सर उठाया। उसकी आंखें वली शाह की आंखों से मिली। उसे एक लम्हे में लगा जैसे सरवली ये बात सिर्फ उससे कह रहे हैं। वली शाह की आंखों में कोई तंज नहीं था, कोई तर्ज नहीं था, बल्कि एक हौसला अफजाई और एक अजीब सी अपनायत थी। अबिया को नहीं मालूम था कि उसके दुख का मदावा कहीं बहुत करीब मौजूद है। लेक्चर खत्म हुआ। वली शाह क्लास से निकलने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर रो रुक गए। मिस बिया। पूरी क्लास मुतवज्जा हो गई। अबिया का दिल उछलकर हालत में आ गया। वो घबरा कर खड़ी हो गई। जी सर, मैंने नोट किया कि आप पिछले हफ्ते गैर हाजिर थी। आपके नोट्स रह गए होंगे ना? आप चाहे तो ऑफिस जाकर मुझसे पिछले लेक्चर की तफसील ले सकते हैं। आप एक होनहार स्टूडेंट है, मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। वली शाह का लहजा मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल और दो टोक था। किसी को शक भी नहीं हो सकता था कि इस पेशकश के पीछे उनके दिल में क्या चल रहा है। जी शुक्रिया सर, मैं ले लूंगी, अबिया ने आजिज़ी से कहा। वली सर हिलाकर चले गए। क्लास से बाहर निकलते वली शाह के चेहरे पर एक इत्मीनान था। उन्होंने पहला कदम बढ़ा दिया था। उन्हें चाहते थे कि रास्ता कहाँ जाएगा, लेकिन वो जानते थे कि अबिया को उन तंग गलियों की फरसुदा सोचकर शिकार नहीं होने देंगे। वो मुल्तान के वली शाह थे, और वली शाह जिसे अपनी हिफाजत में ले ले फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यूनिवर्सिटी के नोट्स के सामने तलबा का हजूम था। मिड सेमेस्टर के नताइज का ऐलान हो चुका था। धक्कम पील और शोर शराबे के बीच अबिया किसी न किसी तरह आगे बढ़ी और लिस्ट पर अपना नाम तलाश करने लगी। उसकी नजरें ऊपर से नीचे तक घूमी। हमेशा की तरह इस बार उसका नाम सबसे ऊपर नहीं था। सेकंड पोजीशन। अबिया ने एक गहरी सांस ली। नंबर बुरे नहीं थे, बल्कि बहुत अच्छे थे, मगर हमेशा टॉप करने वाली अबिया के लिए तंजली थी और वजह जानती थी। पिछले 1 महीने से उसके घर के जो हालात थे, जिस जहरी अजियत से वो गुजर रही थी, उसमें इतना पढ़ लेना भी किसी मौत से कम नहीं था। खामोशी से हजूम से बाहर निकली थी कि ऑफिस बॉय उसके करीब आए। मिस अबिया, आपको सर वली शाह ने अपनी ऑफिस में बुलाया है। अबिया का दिल धक से रह गया। क्या सर नाराज होंगे? वली शाह अपनी सख्ती और उसूलों के लिए मशहूर थे। वो डरते डरते एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तरफ बढ़ी। वली शाह के ऑफिस का दरवाजा नीमवा था। उसने दस्तक दी। मैं कम इन सर? यस प्लीज कम इन। वली शाह की भारी और पुरवकार आवाज आई। अबिया अंदर दाखिल हुई। ऑफिस का माहौल बाहर की गर्मी और शोर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक मखसूस महंगी परफ्यूम की खुशबू फिजा में रची हुई थी। वली शाह बड़ी सी एग्जीक्यूटिव चेयर पर बुर्जुबान थे। सामने मेज पर एक फाइल खुली थी। बैठे मिस अबिया? उन्होंने सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया। अबिया किनारे पर सिमट कर बैठ गई। उसने अपनी उंगलियां आपस में उलझा रखी थी। वली शाह ने फाइल बंद की और एक गहरी नजर अबिया पर डाली। उनकी नजरों में वो रवायती सख्ती नहीं थी जो क्लासरूम में होती थी, बल्कि एक नरमी और तफ्शीश थी। मैं आपका रिजल्ट देख रहा था। वली शाह ने नरम लहजे में बात शुरू की। आपके नंबर्स अच्छे हैं, मगर ये अबिया का स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने आपके पिछले रिकॉर्ड देखे, आप हमेशा टॉप कर दिया है। इस बार ये कमी क्यों? अबिया ने नजरें झुका ली। सॉरी सर, बस कुछ मैं कोशिश करूंगी फाइनल्स में अच्छा ऐसा ना हो। मैं आपको डांट नहीं रहा अबिया। वली शाह ने मेज पर रखे पेन को उंगलियों में घुमाया। मैं वजह पूछ रहा हूँ। एक उस्ताद होने के नाते मुझे पता होना चाहिए कि मेरा सबसे ज़हीन स्टूडेंट फोकस क्यों नहीं कर पा रहा। क्या सब खैरियत है? अबिया की लपेट के अपने घर के मसाइल अपने प्रोफेसर को कैसे बताती कि उसके रूपों ने उसका जीना हराम कर रखा है और मोहल्ले वाले उसे किस नजर से देखते हैं। बस सर कुछ घरेलू परेशानियां थी। उससे बामुश्किल इतना ही कहा। वली शाह खामोश हो गए। वो सब जानते थे। वो जानते थे कि घरेलू परेशानियां दरअसल क्या है। वो इन गलियों की दकियानूसी सोच और नसरीन जैसी औरतों के जहर से वाकिफ हो चुके थे। हालांकि उन्होंने कभी बिया को जताया नहीं था। वली शाह कुर्सी से टेक लगाकर बैठ के बहुत धीमे लहजे में बोले, देखिए मिस अबिया, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। शोर इतना बढ़ जाता है कि इंसान को अपनी आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन याद रखेगा, हीरा कोयले की कान में ही बनता है, दबाव में नहीं।
उन्होंने थोड़ा आगे झुककर अबीहा की आंखों में देखा। आपकी सलाहतें आपके हालात की मोहताज नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम हम किन मसाइल से लड़ रहे हैं, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि आप इन सबसे बड़ी हैं। आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन है, इसलिए किसी भी आर्जी परेशानी की नजर मत कीजिएगा। अबीहा ने हैरत से सर उठाकर वली शाह को देखा। उनके लहजे में सिर्फ एक उस्ताद की नसीहत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी फिक्र और अपनाहट थी। ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हो कि तुम अकेली नहीं हो। और एक बात याद रखें, वली शाह की आवाज मजीद धीमी और पुर असर हो गई। अगर कभी भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा हो रहा है या किसी रहनुमाई की जरूरत है, तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, यूनिवर्सिटी में भी और वैसे भी। आप एक शानदार स्टूडेंट है और मैं अपने स्टूडेंट को हारते हुए नहीं देख सकता। अबीहा की दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। ये अल्फाज, ये अंदाज, ये वो वली शाह तो नहीं थे जिन्हें वो पूरी यूनिवर्सिटी में मगरूर समझती थी। उनकी आंखों में जो तशवीश थी वो अबीहा के दिल को छू गई। थैंक यू सर। अबीहा की आवाज बढ़ा गई। मैं आपकी बात याद रखूंगी। गुड, अब जाए और फाइनल्स की तैयारी करें। मुझे अगली बार आपका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर चाहिए। वली शाह मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट बहुत दिलनशी थी। अबीहा कमरे से बाहर निकल आई, मगर उसका दिल वहीं रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसके सर पर जो बोझ था वो कुछ हल्का हो गया। किसी ने तो उसे समझा, किसी ने तो उस पर भरोसा किया। वो जैसे मुतमईन हो गई। शाम का वक्त था। रजिया बेगम सहन में बैठी लहसुन छील रही थी जब दरवाजा जोर से खुला और नसरीन बेगम अंदर दाखिल हुई। उनके तेवर बता रहे थे कि वो आज कोई हतमी फैसला करने आई है। अस्सलाम वालेकुम आपा। रजिया बेगम ने डरते डरते कहा। सलाम का दुआ का वक्त गुजर गया रसिया। नसरीन बेगम ने बिना बैठे बात शुरू की। मैं आज फिर पूछने आई हूँ, क्या सोचा है तुमने? किस बारे में आपा? रजिया बेगम ने अनजान बनने की कोशिश की। अरे मत बन अनजान। नसरीन बेगम चीखी। पूरे मोहल्ले में थू थू हो रही है। आज फिर शकीला कह रही थी कि अबीहा यूनिवर्सिटी जाती है तो लड़के से घूरते हैं। कब तक कानों में रुई ठोस कर बैठी रहोगी? मैं कह रही हूँ अभी भी वक्त है, जमशेद के साथ निकाह पढ़वा दो। अपने ही गन साफ करते हैं, कोई बाहर वाला नहीं आएगा इस दाग को धोने। रजिया बेगम ने लहसुन की टोकरी एक तरफ रखी और खड़ी हो गई। बहुत हो गया। पिछले कई हफ्तों से वो नसरीन की बातें सुन सुनकर पक चुकी थी। आज अबीहा के अंदर हिम्मत शायद माँ में भी मुंतकिल हो गई थी। आपा, मेरी बेटी कोई गंद नहीं है। रजिया बेगम ने लड़ती मगर मजबूत आवाज में कहा। और आपका बेटा कोई आबे जमजम नहीं है जो मेरी बेटी को पाक करेगा। मेरी अबीहा पाक है, उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं। नसरीन बेगम की आंखें हैरत और गुस्से से फैल गई। अच्छा, तो अब तुम भी बेटी की जुबान बोलने लगी हो? याद है उसका बाप मर गया था तो मैंने ही तुम्हें दिलासा दिया था। दिलासा दिया था आपा, खरीदा नहीं था। रजिया बेगम बोल पड़ी। मैं गरीब जरूर हूँ, बेवा जरूर हूँ, मगर बेगैरत नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी की कमाई नहीं खाती और ना ही से किसी आवारा के पल्ले बांधना है। जमशेद क्या करता है? सारा दिन जुआ खेलता है। मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को जहन्नुम में झोंक दूं? जहन्नुम? नसरीन बेगम गुस्से से कांपने लगी। तुम मेरे चांद से बेटे को बुरा भला कह रही हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बेटी 2 लफ्ज अंग्रेजी के पढ़ गई है? अरे देखती हूँ कैसे रहती इस मोहल्ले में। तुमने शराफत का रास्ता ठुकराया ना, अब देखना मैं करती क्या करेंगी आप? रजिया बेगम का दिल धड़कने लगा। वो करूंगी कि तुम दोनों माँ बेटी मुंह छिपाने के लिए जगह ढूंढती फिरोगी। नसरीन बेगम ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने तो लिहाज किया था कि रिश्तेदार हो, लेकिन मैं इस मोहल्ले के एक एक घर में जाऊंगी, बताऊंगी कि तुम्हारी बेटी यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं रंगरलियां मनाने चाहती है। मैं मस्जिद के इमाम साहब से भी बात करूंगी कि ऐसे बेहयाई फैलाने वाले को मोहल्ले से निकाला जाए। रजिया बेगम के पैरों तले से जमीन निकल गई। खुदा ना आपा, से जुल्म ना करना। यतीम बच्ची है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तबाह तो तुमने खुद की है, अकड़ दिखाकर। नसरीन बेगम दरवाजे की तरफ मुड़ी। अब बुक तो कल सुबह अगर तुमने हाँ ना की तो परसों पूरा मोहल्ला तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होगा और तुमसे घर खाली करवाएगा। ये नसरीन का वादा है। वो पैर पटकती हुई निकल गई। रजिया बेगम वही सहन में बैठकर रोने लगी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नसरीन मोहल्ले की एक चौधरानी बनी फिरती थी। उसकी जुबान चलती थी तो लोग यकीन कर लेते थे। अगर वाकई उसने मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया तो वो कहाँ जाएंगे? ये मकान ही तो उनका कुल असासा था। थोड़ी देर बाद अबीहा घर में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर यूनिवर्सिटी से आते वक्त जो थोड़ा बहुत सुकून था वो माँ की हालत देखकर काफूर हो गया। क्या हुआ है माँ? अबीहा ने बैग फेंक कर माँ को गले लगाया। रजिया बेगम ने हिचकियों के दरमियान नसरीन की धमकी बताई। वो कह रही थी कि इमाम साहब को लाएगी, मोहल्ले वालों को लाएगी, घर छुड़वा देगी। अबीहा हम कहाँ जाएंगे? अबीहा का खून खौल उठा। नसरीन फूफो अब अपनी औकात से बाहर हो रही थी, लेकिन चाहते उसे शदीद खौफ भी महसूस हुआ। वो जानती थी कि माशरा इज्जत के नाम पर कितना जालिम हो सकता है। एक अकेली लड़की और बेवा माँ के खिलाफ हुजूम को उकसाना कितना आसान है। लेकिन फिर उसे आज सुबह वाली बात याद आई। वली शाह के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। हीरा कोयले की कान में बंद है, दबाव में नहीं। मेरे दरवाजे हमेशा खुले। अबीहा ने माँ के आंसू पूछे। अम्मा चुप हो जाए, घर अल्लाह का होता है, नसरीन फूफो का नहीं। वो जो चाहे कर ले, हम डरेंगे नहीं। अबीहा ने माँ को पानी पिलाया। मगर बेटा बदनामी तो वो कर चुकी है अम्मा। अब बात इज्जत बचाने के लिए अपना हक छीनने की है। अगर उन्होंने जंग शुरू की है तो खत्म मैं करूंगी। अबीहा की आंखों में एक अज़्म था। उसे नहीं मालूम था कि वो नसरीन फूफो के प्रोपगंडे का मुकाबला कैसे करेगी, लेकिन उसे इतना यकीन था कि अब वो खामोश नहीं रहेगी।
वो दिल के किसी कोने में से ये भी एहसास था कि शायद दुनिया में कोई एक ऐसा शख्स हो जिसकी सच्चाई पर यकीन रखता हो, और वो शख्स वली शाह है। रात की अभी अपनी छत पर खड़ी आसमान को दिख रही थी। देखते ही पुप्पो अबिया ने मुट्ठी मींची। आपकी साजिश जीती है या मेरा सबर? गली में एक अजीब सा हंगामा बरपा था। रजिया बेगम और अबिया ने भी खाना खाया ही था कि बाहर से बहुत सारे लोगों के बोलने और नारे लगाने जैसी आवाजें आने लगी। निकालो इस बेहियाओं को मोहल्ले से, हमारा मोहल्ला गंदा नहीं होने देंगे। रजिया बेगम के हाथ से पानी का गिलास छूट कर गिर गया। ये क्या हो रहा है अबिया? अबिया जवाब देने ही वाली थी कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोलो रजिया, पंचायत आई है। बाहर से नसरीन पुप्पो की करख्त आवाज गूंजी। अबिया ने माँ को पीछे किया और खुद जाकर कुंडी खोली। दरवाजा खुलते उसने देखा कि सामने 15-20 लोग खड़े थे। उनमें नसरीन पुप्पो सबसे आगे थी। उनके साथ मोहल्ले की मस्जिद के कमेटी मेंबर हाजी शकूर, नसरीन की सहेली शकीला और गली के कुछ और मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। जमशेद भी पीछे खड़ा मूंछों को ताव दे रहा था। क्या बात है, आप सब मेरे दरवाजे पर क्यों है? अबिया ने इस बार लहजे में पूछा। नसीम बेगम ने मुड़कर भीड़ की तरफ देखा और हाथ नचाकर बोली, दिखाया भाइयों, शर्म हया तो छू कर नहीं गुजरी। हम पूछने आए हैं और ये उल्टा हमसे सवाल कर रही है। हाजी शकूर ने गला साफ किया और आगे बढ़े। वो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, मगर उनकी अकल पर नसरीन ने पर्दा डाल रखा था। बेटी देखो, हम शरीफ लोग हैं, हमारे घर में भी बहू बेटी है। पिछले कुछ दिनों से जो तुम्हारे बारे में बातें उड़ रही है, उससे पूरे मोहल्ले की बदनामी हो रही है। कौन सी बातें साहिब? हाजी साहिब। अबिया की आवाज ऊंची हो गई। वो झूठी बातें जो उस औरत ने फैलाई है। उसने नसरीन की तरफ इशारा किया। मेरा यूनिवर्सिटी ट्रिप बस खराब होना एक हादसा था, गुनाह नहीं। क्या आप लोगों के पास कोई सबूत है कि मैं गलत हूँ? सबूत? नसरीन चीख पड़ी। अरे पूरी रात घर से गायब रहना क्या छोटा सबूत है? अब सुना है रोज यूनिवर्सिटी बन ठन कर जाती हो। हमें क्या मालूम वहां पढ़ने जाती हूँ कुछ और करने। जुबान संभाल ले पुप्पो। अब यहाँ गुस्से से कांपने लगी। रजिया बेगम भी दौड़ कर दरवाजे पर आई और हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए मेरी बच्ची पर तोहमत ना लगाए। यतीम है, इसका बाप नहीं है, इसलिए आप लोग पत्थर मार रहे हैं। रजिया बेगम रो पड़ी। शकीला ने जहरीले लहजे में कहा, रजिया बहन, दुआ वहीं से उड़ता है जहां आग लगती है। अगर तुम्हारी बेटी इतनी पाक साफ है तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेती? जवान लड़की का बगैर मर्द के घर में बैठना कि फितना है। बिल्कुल। भीड़ में से किसी ने तारीफ की, हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। हाजी शकूर ने दोबारा बात संभाली। देखो रजिया, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। नसरीन बीबी ने बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया। वो कह रही है कि वो अपनी तुम्हारी बेटी को अपने घर ले जाने को तैयार है। जमशेद से निकाह कर दो, इज्जत ढक जाएगी और बातें भी खत्म हो जाएंगी। अबिया की बर्दाश्त जवाब देगी। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? अगर मैं कहूं कि इस जाहिल और आवारा लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी तो? नसरीन बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो हाजी साहब की तरफ मुड़ी। सुना आपने? आवारा कह रही है मेरे बेटे को। खुद रातें बाहर गुजारती है और मेरी बेटी को ताना दे रही है। हाजी शकूर का लहजा सख्त हो गया। बेटी, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो फिर ये मोहल्ला भी तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। हम नहीं चाहते कि कल को पुलिस हमारे मोहल्ले में छापे मार दी फिरे। तो क्या फैसला किया हाजी साहब? नसरीन ने जीत के यकीन के साथ पूछा। फैसला साफ है, हाजी साहब ने बुलंद आवाज में कहा, ताकि सब सुन ले। रजिया बीबी, हम तुम्हें 15 दिन की मोहलत देते हैं। 15 दिन? या तो अबिया का निकाह जमशेद से कर दो और मामला रफा दहा कर दो, या फिर ये मोहल्ला छोड़कर कहीं और चली जाओ। हमें अपनी इज्जत प्यारी है, ये जुल्म है। अबिया चीखी, आप लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये मेरा घर है, ये मोहल्ला हमारा है। नसरीन ने दांत पीस कर कहा, 15 दिन गिन लेना। 16वें दिन अगर निकाह ना हुआ तो सामान सड़क पर होगा। चलो भाई। वो सब वहां से हट गए और जमशेद ने जाते हुए अबिया को एक घटिया सी मुस्कुराहट दी और माँ के पीछे चल दिया। रजिया बेगम वहीं दहलीज पर गिर गई। लुट गए, हम बर्बाद हो गए अबिया, अब कहाँ जाएंगे? अबिया ने माँ को उठाया और अंदर ले गई। दरवाजा बंद किया के साथ टेक लगाकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर आवाज बंद थी। आज उसे महसूस हुआ कि सच्चाई कितनी कमजोर होती है और झूठ कितना ताकतवर। अगले 2 दिन अबिया यूनिवर्सिटी गई। वो घर नहीं बैठ सकती थी, वरना पागल हो जाती, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई चलती फिरती लाश हो। आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे, रंगत जर्द थी और वो हमेशा खामोश रहती थी। आज भी वो लाइब्रेरी के एक कोने में बैठी किताब पढ़ने में मसरूफ थी और खला में गुर रही थी। उसे पढ़ाई समझ नहीं आ रही थी। दिमाग में बस 15 दिन की कीर्तान चल रही थी। 2 दिन तो गुजर ही चुके थे, अब सिर्फ 13 दिन बाकी थे। मिस अबिया, एक शनासा भारी आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने सर उठाया। सामने प्रोफेसर वलीशा खड़े थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी, मगर आंखों में गहरी तशवीश। जी सर। अबिया घबरा कर खड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। आप क्लास में नहीं आई आज? खैरियत? वलीशा ने पूछा। उन्होंने नोट किया कि अबिया के हाथ कांप रहे। बस सर में दर्द था। अबिया ने नजरें चुरा ली। वलीशा ने इधर उधर देखा। लाइब्रेरी का ये हिस्सा खाली था। वो सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए और इशारे से उसे बैठने को कहा। बैठे अबिया। उनका लहजा हुक्म और दरख्वास्त का मिलाप था। अबिया बैठ गई। देखे, मैं जानता हूँ आप झूठ बोल रही हैं। सर में दर्द नहीं, दर्द कहीं और है। वलीशा ने बहुत नरमी से कहा। पिछले कई दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, आप घुलती जा रही है। आपकी आंखों की वीरानी बता रही है कि आप
किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है। अबिहा के होंठ कपकपाए, वो खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रही थी, मगर वली शाह का लहजा इतना शफीक था कि उसके बंद टूट गए। सर, सब खत्म हो गया। उसकी आवाज रोन थी। क्या खत्म हो गया, मुझे बताए, शायद मैं कुछ कर सकूं। वली शाह ने मेज पर रखा टिश्यू बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। अबिहा ने टिश्यू लिया और फिर फट पड़ी। उसे सब बता दिया। ट्रिप वाला वाकया, नसरीन पुप्पो की साजिशें, जमशेद का रिश्ता, मोहल्ले वालों का रात को आना, और वो आखिरी अल्टीमेटम। उन्होंने कहा कि 15 दिन में या तो जमशेद से शादी करो या घर छोड़ दो। सर, हम कहाँ जाएंगे? ना हमारे पास पैसे हैं, ना कोई और ठिकाना। और वो जमशेद, वो एक जानवर है। मैं मर जाऊंगी सर, मगर उससे शादी नहीं करूंगी। लेकिन मैं अपनी माँ को सड़क पर भी नहीं देख सकती। अबिहा रो रही थी और वली शाह खामोशी से सुन रहा था। जैसे जैसे वो सुन रहा था, उसकी मुट्ठियां सख्त होती जा रही थी और जबड़े बीच रहे थे। उन्हें जमशेद और नसरीन पर इतना शदीद गुस्सा आ रहा था कि अगर वो सामने होते तो शायद वली शाह ने जान से मार देते। अगर इससे ज्यादा नबिया की बेबसी पर दुख था। अबिहा खामोश हुई तो वली शाह ने गहरी सांस ली। बस ये मसला है? वली शाह ने सुकून से पूछा। अबिहा ने हैरत से गीली आंखों से उन्हें देखा। सर, आपको ये बस लग रहा है? मेरी जिंदगी दांव पे लगी है। नहीं बिया, मैं आपके दुख को छोटा नहीं कह रहा। वली शाह ने उसकी आंखों में झांका। मैं ये कह रहा हूँ कि हर मसले का हल होता है, और इन गली मोहल्ले के गुंडों का इलाज रोना नहीं है। वली शाह अपनी जगह से उठे और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगे। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर वो मुड़े और बिया के पास आकर खड़े हुए। अबिया, आपने कहा था कि मोहल्ले वाले चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए ताकि इज्जत बच सके, ठीक है? जी सर। अबिया ने सर हिलाया। और आपका मसला ये है कि आप जमशेद जैसे घटिया इंसान से शादी नहीं करना चाहते? जी। वली शाह ने घुटनों के बल झुककर अबिया के चेहरे के बराबर अपना चेहरा किया ताकि उसे वाज़ेह तौर पर देख सके। एक बहुत गैर मामूली हरकत थी एक प्रोफेसर के लिए। अगर वो जमशेद इंसान ना हो तो? वली शाह की आवाज मध्यम मगर भारी थी। वे समझ नहीं पाए। मतलब ये बिया कि वली शाह ने लहजे लम्हे को ताकब किया। अगर जमशेद की जगह कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी इज्जत करे, जो आपकी हिफाजत कर सके, जो इन मोहल्ले वालों की जुबानें हमेशा के लिए बंद कर दे, और जिससे आपकी कामयाबी से खुशी मिले, तो क्या आप शादी करेंगी? अबिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खामोश रही, बस वली शाह को देखती रही। वली शाह ने अपनी बात मुकम्मल की। मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत पसंद इंसान हूँ। मैंने आपको देखा है, आपकी जहानत, आपकी शराफत और आपकी सादगी ने मुझे मुतासर किया है। आपको दलदल में डूबते हुए नहीं देख सकता। उन्होंने सीधा अबिया की आंखों में देखा। अबिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कमरे में सन्नाटा छा गया। अबिया को लगा उसके कान बज रहे हैं। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? अबिया की आवाज बमुश्किल निकली। आप कहा और मैं कहा, मैं गरीब और बदनाम लड़की, और आप। वली शाह ने उंगली होठों पर रखकर उसे खामोश कराया। बदनाम तुम नहीं, वो लोग हैं जिनकी सोच गंदी है। और रही बात गरीबी की, तो वली शाह को दौलत की जरूरत नहीं है। मुझे एक ऐसे जीवन साथी चाहिए जिसका किरदार मजबूत हो, और वो तुम हो। वो खड़े हो गए और अपनी जेब में हाथ डाले। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, लेकिन मेरी पास इस मसले का यही सबसे बेहतरीन और बाइज्जत हल है। मैं आज ही अपनी वालदा से बात करूंगा। कल शाम तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा। क्या तुम मुझे इजाजत देती? अब यहाँ के पास अल्फाज खत्म हो गए थे। जिस अंधेरे कुएं में वो गिर रही थी, वहां अचानक आसमान से एक रस्सी उतर आई थी। उससे वली शाह की आंखों में सच्चाई देखी। वहां कोई हवस नहीं थी, सिर्फ एक तहफ्फुज का एहसास था। उससे धीरे से स्वाद में सर हिलाए। अगर कोई एतराज नहीं तो मुझे मुझे क्या हो सकता है? वली शाह के चेहरे पर एक दिल अवेज मुस्कुराहट फैल गई, ऐसी मुस्कुराहट जो अबिहा ने पहले कभी नहीं देखी थी। तो फिर आंसू पूछ लो। अबिहा वली शाह रोते हुए अच्छी नहीं लगती। उन्होंने नरमी से कहा, घर जाओ और माँ को बता दो कि वो फिक्र न करे। उनका दामाद जमशेद नहीं, वली शाह होगा। और अब देखते हैं कि कौन तुम्हारे घर की तरफ उंगली उठाता है। अबिहा लाइब्रेरी से निकली तो उसके कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे। 15 मिनट पहले वो दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की थी, और अब उसे लग रहा था कि खुदा ने उसकी सुन ली है। वो गली जिसे कुछ दिन पहले तक अबिहा के लिए जानू बना दिया गया था, आज वहां तल धरने की जगह नहीं थी। हर तरफ कमकमे जगमगा रहे थे। फूलों की महक ने माहौल को मुअत्तर कर रखा था। आज अबिहा की शादी थी, मगर ये कोई आम शादी नहीं थी। वो शादी थी जिसने पूरे मोहल्ले की आंखें खड़ा कर दी थी। रजिया बेगम का छोटा सा घर आज रंग बिरंगी रोशनियों में दुल्हन की तरह सजा था। नसरीन पुप्पो अपने घर की छत पर खड़ी हसद की आग में जल रही थी। उन्होंने कसम खाई थी कि इस शादी में शरीक नहीं होंगी, और वैसे भी वली शाह के रोब ने उन्हें करीब पटकने की हिम्मत भी नहीं दी थी। जमशेद भी मंडीर पर कोहनियां टिकाए करवाहट बड़ी नजरों से नीचे देख रहा था। देखा अम्मा, जमशेद ने दांत पीसते हुए कहा, यह सब हमारी वजह से हो रहा है। अगर हम शोर ना मचाते तो शायद कोई शहजादा उसे लेने ना आता। नसरीन बेगम ने गुस्से से बेटे को चिपट लगाए। चुप कर मनहूस, मेरी तो छाती पर सांप लूट रहे हैं। सोचा तो उसे भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगी, मगर ये तो वाकई रानी बन गई। उसी लम्हे गली के बाहर एक शोर उठा। ढोल की थाप और बैंड बाजे की आवाजें गूंजने लगी। बारात आ गई, बारात आ गई। मोहल्ले के बच्चों ने शोर मचाया। ये कोई मामूली बारात नहीं थी। सियारक की चमचमाती लैंड क्रूज और प्राडो गाड़ियों का एक तवील काफिला तंग गलियों के धागे से आगे बढ़ रहा था।
गाड़ियों से सूट बूट में बुलबुस बॉडी गार्ड्स निकले और रास्ता बनाने लगे। मोहल्ले वाले जो कल तक अबिया को ताने देते थे आज मुंह खोले ये शान और शौकत देख रहे थे। हाजी शकूर जो बिया को मोहल्ले से निकालने के लिए पेश पेश थे, आज सबसे आगे हाथ बांधे खड़े थे ताकि वली शाह की नजरें उन पर पड़ जाए। और सबसे बड़ी, गाड़ी का दरवाजा खुला और वली शाह बाहर निकले। ऑफ वाइट शेरवानी, सर पर गुला, पैरों में खुस्सा। उनका कद काट, उनकी शख्सियत का रूप और चेहरे पर मौजूद वकार ऐसा था कि देखने वाले की नजरें जम गई। वो वाकई किसी रियासत के शहजादे लग रहे थे। उनके साथ उनके खानदान के लोग थे जो इंतहाई अमीर और मुहस्सब लोग लग रहे थे। रज़िया बेगम ने लड़ते हाथों और बीदी आंखों साथ दरवाजे पर बारात का इस्तकबाल किया। वली शाह ने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। रज़िया बेगम के आंसू झलक पड़े। जीते रहो बेटा, जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अंदर कमरे में अबीहा दुल्हन बनी बैठी थी। सुरख रंग का भारी अरूसी जोड़ा जो वली शाह की वालदा ने खास मुल्तान से भिजवाया था, उस पर पुत जच रहा था। हाथों में मेहंदी की खुशबू और कलाइयों में सोने की चूड़ियां खनक गई थी। मारी और सना उसके दाएं बाएं बैठी उसे छेड़ रही थी, मगर अबीहा का दिल तेजी से धड़क रहा था। यार अबीहा, तुम तो वाकई शहजादी लग रही हो। मारिया ने उसकी नजर उतारी, देखा अल्लाह कैसे वसीले बनाता है। नसरीन मुंह बीबी का मुंह देखने लायक था आज। अबीहा ने मदम सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। उनका दामाद जमशेद नहीं वली शाह होगा। उन्होंने अपना वादा सर्च कर दिखाया। निकाह की तकरीब सादगी मगर वकार से पूरी हुई। जब मौलवी साहब ने निकाह के बाद मर्दाने में मुबारकबाद की सदाई गूंजी, वली शाह ने इत्मीनान की गहरी सांस दी। आज उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती जीत हासिल करी थी। रुखसती का वक्त आया तो जज्बाती मनाजर थे। रज़िया बेगम बेटी को गले लगाकर रो रही थी। अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? आप भी तो हमारे साथ जा रही हैं। वली शाह ने पीछे से आकर नरमी से कहा। रज़िया बेगम चौंकी। मैं? जी आप? वली शाह मुस्कुराए। मेरा घर बहुत बड़ा है माँ जी, मगर बुजुर्गों के बगैर खाली लगता है। मैं अपनी अबीहा को आपसे दूर नहीं कर सकता। आप हमारे साथ रहेंगी, इज्जत से, सुकून से। मोहल्ले की औरतें, शकीला और बाकी सब ये सुनकर थका बका रह गई। वो अबीहा को बेसहारा करने चली थी और यहाँ तो उसकी माँ को भी शाही पनाह मिल गई थी। अबीहा को गाड़ी में बिठाया गया। वली शाह उसके साथ बैठे। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गली से निकली। खिड़की से बाहर देखते अबीहा की नजरें एक घर की छत पर पड़ी। वहां अंधेरे में नसरीन फूफो का साया नजर आ रहा था। अबीहा ने दिल में उनके लिए कोई बददुआ नहीं की। उसका दिल आज इतना बड़ा हो गया था कि उसमें नफरत की गुंजाइश नहीं थी। उसने बस इतना सोचा, शुक्रिया फूफो, अगर आप इतना जुल्म न करती तो मुझे मेरा मुहाफिज न मिलता। गाड़ी मेन रोड पर आ गई। वली शाह ने आहिस्ता से अपना हाथ अबीहा के मेहंदी लगे हाथ पर रखा। अबीहा का जिस्म लर्ज गया। उसने शर्मा कर नजरें चुकाई तो वली शाह की गहरी स्याह आंखों में अपने लिए बेपुनाह मोहब्बत देखी। थक गई? वली शाह ने सरगोशी की, थोड़ी सी। अबीहा ने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया, बस थोड़ा सा सफर हो। वली शाह ने उसका हाथ नरमी से दबाया। फिर हम अपने घर होंगे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए अबीहा की तरफ देखा। याद है मैंने लाइब्रेरी में क्या कहा था? क्या? अबीहा ने पूछा। कि मुआशरा पत्थर फेंकता है और हम इन पत्थरों से महल बनाते हैं। वली शाह ने खिड़की से बाहर तेजी से गुजरती रोशनियों की तरफ इशारा किया। तुमने बहुत पत्थर सहे हैं अबीहा, अब तुम्हारे महल में राज करने का वक्त है। ये दुनिया, ये लोग, ये सब बहुत पीछे रह गए। आज से तुम्हारी पहचान तुम्हारा माजी नहीं है, मैं हूं। अबीहा की आंखों में फिर से नमी तैरने लगी, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। शुक्रिया वली, मुझे चुनने के लिए, मेरी इज्जत बचाने के लिए। वली शाह ने इसके आंसू अपनी उंगलियों की पूर से साफ किए। शुक्रिया तुम्हारा अबीहा, मेरी जिंदगी मुकम्मल करने के लिए। तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, तुम वली शाह का गरूर हो और मेरा गरूर कभी टूट नहीं सकता। गाड़ी अब शहर की खुली सड़कों पर हवा से बातें कर रही थी। अब पीछे वो तंग गलियां, वो घुटन ज़दा माहौल और साजिशी लोग धुंधला गए थे। सामने एक रोशन, कुशादा और मोहब्बत से भरपूर मुस्तकबिल बाहें फैलाए मुंतजर था। अबीहा ने वली शाह के शाने पर सर रख दिया। उसे यकीन हो गया कि अब कोई तूफान उस तक नहीं पहुंच सकता। शहजादा उसे लेने आया था और कहानी अपने अंजाम को पहुंचकर एक नई शुरुआत कर रही थी।